अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीक 7 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग इन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स, ठीक है? इसका मतलब है कि डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक साथ मिल के काम करते हैं ताकि एक कंप्लीट और होलिस्टिक केयर जो है वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्लाइंट की नीड जो है वो अक्सर फ़िज़िकल भी होती हैं, कॉग्निटिव भी होती हैं, इमोशनल, सोशल, ठीक है? हर किस्म की होती हैं, ठीक है? तो एक ही वक़्त में एक ही टाइम पे जो है वो आपने उसको ये सारी केयर्स प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है? तो ये टीम या इस टीम की जो अप्रोच है ये इंश्योर करती है कि क्लाइंट जो है वो उसको एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है मिले, बजाए इसके कि सिर्फ़ एक ही उसकी हेल्थ के एस्पेक्ट पे फ़ोकस किया जाए, ठीक है? यानी कोलैबोरेशन और क्लाइंट सेंटर्ड केयर जो है आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी होती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है? अब इसमें डिफरेंट फ़ील्ड्स के प्रोफ़ेशनल्स ठीक है शामिल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? मतलब कि अपनी-अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग वो अपना-अपना अकेला काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ-साथ जो है वो एक दूसरे के साथ सारे टीम मेंबर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? ताकि क्लाइंट के लिए एक कॉमन गोल जो है वो अचीव कर सकें। तो हर प्रोफेशनल अपने एरिया और एक्सपर्टीज़ पे फ़ोकस करता है, लेकिन जो सब टीम मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में शेयर करेंगे और प्लान भी शेयर करेंगे ताकि क्लाइंट के आउटकम को जो है वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग के मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में मेंबर्स कौन-कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है? अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस चीज़ पे फ़ोकस करेगा कि क्लाइंट की डेली लिविंग स्किल्स को उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में उसकी पार्टिसिपेशन को जो है वो इम्प्रूव करे, ठीक है? और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसकी एक्टिविटीज़ जैसे कि आ जाती हैं उसमें ड्रेसिंग, ईटिंग, राइटिंग, सोशल पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें उन पे वर्क होगा उसका, ठीक है? देन सेकंड मेंबर आ जाता है आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट पीटी। ये मूवमेंट, स्ट्रेंथ, बैलेंस और जो क्लाइंट का फिजिकल फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है? ये जो है उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी मोबिलिटी ट्रेनिंग और पेन मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। देन आ जाते हैं आपके पास स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो उसकी किस चीज़ पे फोकस करेगा, उसकी कम्युनिकेशन पे, उसके स्पीच पे, उसके स्वेलविंग डिफिकल्टीज पे वर्क करेगा, ठीक है? ऐसे क्लाइंट जिन्हें के स्पीकिंग प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी हेल्प करेंगे, जिन्हें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में और सेफ्टी जो है वो सेफली ईट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? ताकि वो अपना खाना जो है वो सेफली अपने हलक से नीचे लेके जाएँ, ठीक है? स्वेलविंग डिफिकल्टीज़ जिन्हें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? अब ये मेंटल उनकी हेल्थ को देखेंगे, उनके बिहेवियर को, उनके इमोशनल वेलबीइंग पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? जो एक क्लाइंट है उसकी ता क्योंकि देखें आप जब एक प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ लाज़मी आपके जो है वो साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है वो कवर करेगा, ठीक है? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल इश्यूज़ भी इवन के होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें भी वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास डॉक्टर या फिर फिज़िशियन। अब डॉक्टर क्या डायग्नोज़ करेगा क्लाइंट की कंडीशन को, ठीक है? उसे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा और मेडिकल स्टेटस जो है उसका मॉनिटर करेगा कि कैसा है, ठीक है? देन आ जाते हैं आपके पास सोशल वर्कर्स। अब सोशल वर्कर्स जो हैं वो क्या करेंगे क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे कि उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे सोशली, फाइनेंशियली, ठीक है? और कम्युनिटी रिसोर्सेज़ में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? अब क्लाइंट के सोशल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में भी ताकि उसका इंटरैक्शन एक-दूसरे के साथ अच्छा हो, ठीक है? उसमें भी उसकी हेल्प करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इस टीम में क्या काम होता है? अब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, उसी का जो है यहाँ पे की रोल होगा, ठीक है? वही यहाँ पे की रोल प्ले करेगा कैसे कि कैसे जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को डेली लाइफ फंक्शन से कनेक्ट करेगी, ठीक है? मतलब आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको आपकी डेली लाइफ फंक्शंस जो हैं, ठीक है? आपके ऑक्यूपेशंस जो हैं उनके साथ वो जो आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है? असेसमेंट करेगा कि कैसे कंडीशन जो है वो डेली एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं या कर रही हैं, ठीक है?
आप के इंडिपेंडेंस के लिए फंक्शनल गोल्स सेट करेगा, टीम के साथ प्रोग्रेस को शेयर करेगा, एडेप्टेशंस या फिर जो आपकी असिस्टिव डिवाइसेज़ हैं उनको सजेस्ट करेगा, ठीक है? दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है? अब वो ये इंश्योर करेगा कि जो थेरेपी है, थेरेपी में इम्प्रूवमेंट्स हैं वो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ ट्रांसलेटेड हैं या नहीं हैं, ठीक है? अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कैसे एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कैसे उनके लिए पॉसिबल है। तो अच्छा तो अब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स सेटिंग जो है उसमें हर प्रोफ़ेशनल क्लाइंट को अपने-अपने पर्सपेक्टिव से पहले इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? और फिर फाइंडिंग्स को टीम के साथ जो है वो शेयर करेगा, ठीक है? अब इसके लिए वो क्या करेंगे, एक रेगुलर मीटिंग जो है वो रखेंगे, ठीक है? एक रेगुलर मीटिंग रखी जाएगी ताकि उसमें जो है क्लाइंट के प्रोग्रेस को वो लोग डिस्कस करें और ट्रीटमेंट प्लान को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, ठीक है? लाइक जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की वॉकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और फिर जो उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो क्या करेगा कि उसको ट्रेन करेगा कि वो इस एबिलिटी को अपनी डेली टास्क में यूज़ करे, ठीक है? लाइक अब ज़ाहिर-सी बात है आप किचन जाना चाह रहे हैं तो आप वो चल के ही जाएँगे, ठीक है? तो उसको उसके फिज़ियोथेरेपिस्ट ने उसकी एबिलिटी को चलने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो उसको आगे हेल्प करेगा उस ट्रेनिंग को मेंटेन करने में, ठीक है? उसको ट्रेन करेगा कि वो अपनी उस एबिलिटी को डेली टास्क में यूज़ करे, ठीक है? किचन जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, ठीक है? सेम टाइम पे जो है वो उसकी हेल्प करेगा कि वो इमोशनली जो है वो क कोप करे, जो उसका साइकोलॉजिस्ट है वो उसको करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द वे हाउ दे विल वर्क टुगेदर। अच्छा, अब ये टीम वर्क जो है वो क्या इंश्योर करेगा कि क्लाइंट एक कंप्लीट और कोऑर्डिनेटेड केयर रिसीव करे, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास के मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? तो अब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में काम करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि क्लाइंट की क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट की कंडीशन के हर एस्पेक्ट को यहाँ पे जो है एड्रेस किया जा रहा होता है, ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं होता बल्कि उसकी हर एस्पेक्ट पे फ़ोकस किया जा रहा होता है, ठीक है? उसकी जो रिकवरी है वो फ़ास्ट होगी, ठीक है? फ़ास्टर रिकवरी में हेल्प होगी। उसके प्रोफ़ेशनल्स के बीच में जो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन में जो है हेल्प होगी उसकी, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है वो अच्छे गोल उसकी सिलेक्शन होगी, इफ़ेक्टिव गोल सिलेक्शन होगी, ठीक है? क्लाइंट्स और फैमिलीज़ और ज़्यादा सपोर्टेड फ़ील करेंगी इसकी वजह से, ठीक है? कि उन्हें होगा कि हमें जो है हर जगह से एक ताउन या एक हेल्प जो है मिल रही है, ठीक है? क्योंकि अब डिफरेंट एक्सपर्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी टीम या इसमें जो है वो चैलेंजेस क्या आ जाती हैं। अच्छा अब देखें कभी-कभार टीम में काम करना जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है? जैसे कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? या कोऑर्डिनेशन में कमी से जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो उनके अगर रेगुलर्स क्या हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं इस चीज़ को? रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू उनको जो है वो क्लियर रोल्स उनको पता हो, ठीक है? और अच्छी कम्युनिकेशन हो तो हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये गैप्स वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाएँगी इस वज़ह से। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड फैमिलीज़ इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक कोर प्रिंसिपल स्किल है, ठीक है? अब इससे जो है क्या होगा ट्रस्ट बिल्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑपरेशन होता है, थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट और उसकी फैमिली में जो है वो कोऑपरेशन बिल्ड हो जाती है, ठीक है? अच्छी कम्युनिकेशन क्या इंश्योर करती है कि थेरेपी जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड हो, रिस्पेक्टफुल हो और इफ़ेक्टिव भी हो, ठीक है? तो यानी कि इम्पोर्टेंस क्या आ गई इसकी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे थेरेपिस्ट जो है वो उसकी हेल्प होगी कि वो क्लाइंट की नीड्स को, उसकी गोल्स को और उसके जो कंसर्न्स है क्लाइंट के उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है? साथ ही क्लाइंट और उसकी फैमिली की हेल्प होती है कि वो थेरेपी प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आपको एक चीज़ अच्छी समझ आएगी तभी आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वरना तो नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, जब आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आएगा, ठीक है? जब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो आपका जो क्लाइंट है उसको समझ नहीं आएगी तो वो कैसे परफ़ॉर्म कर पाएगा चीज़ों को। अच्छा, फिर आ जाता है कि
आपका जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है थेरेप्यूटिक, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कोऑपरेशन या मोटिवेशन जो है क्लाइंट की वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? अब ट्रीटमेंट गोल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग में से थेरेपी में आउटकम जो है वो बेटर होंगे, ठीक है? फिर है हमारे पास कि आपकी जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है वो। अच्छा, इसमें आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? अब इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉज़िटिव रिलेशनशिप बनेगा क्लाइंट से। थेरेपिस्ट जो है वो उसको फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव होना जो है चाहिए, ठीक है? जो थेरेपिस्ट अगर इस तरह का नहीं होगा तो आगे जो क्लाइंट है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा वो उसको, ठीक है? जो थेरेपिस्ट है उसकी टोन बिल्कुल काम होनी चाहिए, ठीक है? कंफर्टेबल फ़ील करे ताकि जो क्लाइंट है उसके साथ, ठीक है? जेन्युइन इंटरेस्ट थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो अपना शो करे ताकि क्लाइंट को हो कि ये वाक़ई चाहता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है? अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो आपके क्लाइंट को उनको पता लग जाता है, ठीक है? उनको होगा कि ये तो बस वैसे ही शायद पैसों के लिए बैठे हुए हैं या इस तरह, ठीक है? तो वो उस तरीके से आपके साथ फिर काम ही नहीं करेंगे, ठीक है? जितना आपका जेन्युइन इंटरेस्ट आप शो करेंगे क्लाइंट के साथ, उतना जो क्लाइंट है वो आपके साथ जल्दी कंफर्टेबल फ़ील करेंगे और आपके साथ उनकी रेपो और ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है? देन आ जाता है आपने क्या करना है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स को यूज़ नहीं करना, उनको अवॉइड करना है और बिल्कुल सिंपल ईज़ी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है? आपने जो इंस्ट्रक्शंस उनको दे रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट है उसको अंडरस्टैंड हो के वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और ईज़िली जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो आपने उनको दे रहे हैं उनको फ़ॉलो कर सके, ठीक है? लाइक टेक्निकल टर्म्स की बजाय आपने उनके साथ सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में टास्क एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? फिर है कि आपने क्या करना है एक्टिव लिसनिंग यानी आपने क्लाइंट को फुल अटेंशन देनी है, उनकी कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करना है और जो है अप्रोप्रिएटली आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? अब थेरेपिस्ट को जो है वो जब क्लाइंट बात कर रहा है तो इंटरप्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इंटरप्शन के बगैर आपने उनकी बात को सुनना है, आपने अपना आई कॉन्टैक्ट क्लाइंट के साथ मेंटेन रखना है, ठीक है? आपने उनको रिस्पॉन्सेज़ के थ्रू अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, ठीक है? इससे क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करेगा, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या आ जाएगा एक थेरेपिस्ट की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जो जेस्चर्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? आपने स्माइल रखनी है फेस पे, आपने नोडिंग करती रहनी है, सर हिलाते रहना है, ठीक है? जब क्लाइंट बात कर रहा है और आपने ओपन जेस्चर्स से कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? थेरेपिस्ट जो है वो को भी क्लाइंट के नॉन वर्बल सिग्नल्स जो क्लाइंट ठीक है, जो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बोल रहा वो लेकिन आपने उसको नोट करना है, ठीक है? नॉन वर्बल सिग्नल्स को आपने ऑब्ज़र्व करना है ताकि जो क्लाइंट की फीलिंग्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। देन आ जाता है आपने क्लाइंट को एनकरेज करना है ताकि जो क्लाइंट है वो अपने थॉट्स और प्रेफ़रेंसेस को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है? आपने उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है, ठीक है? उनको डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व करना है ताकि क्लाइंट जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रमोट कर सकें आप, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कम्युनिकेशन करनी है फैमिलीज़ के साथ भी, ठीक है? आपने फैमिली को एजुकेट करना है, फैमिली को भी क्योंकि फैमिली को भी चाहिए कि वो क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? जब वो थेरेपी के गोल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ट्रीटमेंट प्लान को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो तभी वो अपने जो फैमिली मेंबर है उसको अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? अब थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो हर डिटेल सिंपल और क्लियर वे में अपने फैमिली मेंबर को क्लाइंट के फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करे, क्लाइंट को प्रोवाइड करे, ठीक है? इससे फैमिली जो है वो घर में भी क्लाइंट को सपोर्ट कर सकेगी, ठीक है? उनकी हेल्प कर सकेगी। फिर है इमोशनल सपोर्ट, आपने फैमिलीज़ जो हैं उनको वो भी क्लाइंट की हालत की वज़ह से या कंडीशन की वज़ह से स्ट्रेस होती हैं, वरीड होती हैं, कन्फ्यूज़ होती हैं, तो आपने जो है वो उनको इमोशनल सपोर्ट और रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है? यानी एम्पैथी शो करनी है आपने उनके साथ और अंडरस्टैंडिंग शो करनी है ताकि उनका एंग्ज़ायटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो और उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है? आपने उन्हें ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है? आपने उन्हें बताना है कि किस तरीके से वो प्रोवाइड करेंगे केयर उनको ताकि जो थेरेपिस्ट है वो उसको एक गाइडेंस डेली गाइडेंस जो है वो अच्छी तरीके से यानी कि आपने उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है? आपने उनको होम प्रोग्राम्स फ़ॉलो करने में हेल्प करनी है, ठीक है? बताना है किस तरीके से वो करेंगे, असिस्टिव डिवाइसेज़ यूज़ करना आपने बताना है, प्रॉपर ट्रेनिंग से केयर की जो कंटिन्यूटी है वो इंश्योर होगी, ठीक है? ये वजह है इसकी।
देन आ जाता है कि आपने कल्चर्स या वैल्यूज़ की कल्चरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? अब जो फैमिलीज़ हैं उनकी डिफरेंट कल्चर्स भी होते हैं, उनके बिलीव्स अलग होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस जो है वो अलग होती हैं, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे और इन वैल्यूज़ की के अकॉर्डिंग चले, ठीक है? और उनकी कम्युनिकेशन को जो है वो अडैप्ट करे, ठीक है? आपने अपने वैल्यूज़ के बेस पे उनको नहीं देखना, बल्कि आपने क्लाइंट की वैल्यूज़ और कल्चर्स के थ्रू बेस पे जो है वो आपने उनका ट्रीटमेंट प्लान करना है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज्ड इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, थेरेपिस्ट जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करे। वो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, डेमोंस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं और रिटन इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, ताकि टास्क को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने से क्या होगा कि आप क्लाइंट को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? इससे इंश्योर होगा कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को और क्लियर इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो मिल रही है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब कभी कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है, किस वजह से कि लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाते हैं, हियरिंग या स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आ जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस आ जाते हैं। तो थेरेपिस्ट को कम्युनिकेशन मेथड्स को अडैप्ट करना चाहिए, ताकि जो है वो इन बैरियर्स को ओवरकम कर सके, ठीक है? मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि आप कोशिश करें, अगर क्लाइंट जिस लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा है, आपको वो लैंग्वेज आती है, तो आप उनके साथ उसी लैंग्वेज में बात करें, ताकि जो क्लाइंट है वो आपके साथ ट्रस्टेड फ़ील करे, ठीक है? अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में? अब कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा कम्युनिकेशन की वजह से, अगर आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। उस क्लाइंट का जो पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव होगा, थेरेपी गोल्स जो है वो अचीव होंगे, ठीक है? अब इससे इंश्योर होगा कि क्लाइंट और फैमिली जो है दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, एथिकल प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है? अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एसेंशियल हैं, क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करेंगे कि क्लाइंट जो है वो सेफ, रिस्पेक्टफुल और फेयर ट्रीटमेंट रिसीव करे, ठीक है? अब ये क्या करता है, ये गाइड करता है कि कैसे थेरेपिस्ट बिहेव करेगा, डिसीजंस बनाएगा और अपने क्लाइंट के साथ या उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है? तो बेसिकली एथिकल प्रैक्टिस क्या है? इसका मतलब है कि वो करना जो कि राइट और फेयर हो, ठीक है? कब कब थेरेपी प्रोवाइड करने के दौरान, अब इसमें जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, प्रोफेशनल गाइडलाइंस को प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है? ताकि क्लाइंट के राइट्स को और वेल बीइंग को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? अब एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हमेशा क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ठीक है? ताकि उसकी सेफ्टी, उसकी ऑनेस्टी, उसका जो रिस्पेक्ट है वो इंश्योर हो, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके पास कि एथिकल प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है आपके पास बेनिफिसेंस, यानी कि अच्छा करना, डूइंग गुड, ठीक है? जो थेरेपिस्ट है उसे हमेशा ये एम करना चाहिए कि वो क्लाइंट की वेल बीइंग को इम्प्रूव करे और उसकी हेल्प करे, ठीक है? जितनी भी इंटरवेंशंस हों वो सब जो है वो बेनिफिशियल और मीनिंगफुल होनी चाहिए क्लाइंट के लिए, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास नॉन मैलिफिसेंस, यानी कि डू नो हार्म, ठीक है? यानी कि आपने क्लाइंट को कोई भी नुकसान जो है उससे बचाना है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है? आपने हमेशा क्लाइंट को कोई भी हार्म पहुँचने से अवॉइड करना है, ठीक है? फिज़िकल भी हो सकता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ठीक है? हर टाइप का जो हार्म है उससे आपने उसको बचाना है। फिर आ जाता है आपके पास ऑटोनॉमी, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर चॉइस। आपने क्लाइंट को ये राइट, अब जो क्लाइंट है उसका ये राइट है कि वो अपने डिसीजंस खुद बनाए, ठीक है? अपने ट्रीटमेंट के बारे में और जो भी इस तरह, ठीक है? तो थेरेपिस्ट है उसको उनको क्या चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस को क्लाइंट के ऊपर ना थोपे, बल्कि क्लाइंट को जो है वो उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें और उसकी डिसीजन मेकिंग में जो है वो उसको इन्वॉल्व करें, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास जस्टिस, यानी कि फेयरनेस, ठीक है? क्या करना है, आपने सब क्लाइंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है? और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपने जो है वो किसी बैकग्राउंड, जेंडर या किसी भी कंडीशन के बगैर आपने जो है वो उनको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है? फिर आ जाती है आपके पास वेरासिटी, यानी कि ट्रूथफुलनेस, ठीक है? थेरेपिस्ट को हमेशा जो है वो क्लाइंट और फैमिलीज़ के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है?
आपने ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में, आउटकम्स के बारे में आपने उनको कट क्लियर बात बतानी है। देन आ जाता है आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा क्या होगी, सिक्योर और प्राइवेट रखनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ और हमेशा आप तब ही उसकी कोई बात आगे कर सकते हैं जब आपने क्लाइंट से परमिशन ली होती है, ठीक है? ज जब तक आपने क परमिशन नहीं ली होगी, आप कंसेंट फॉर्म नहीं आप करेंगे साइन, क्लाइंट से आपने पहले से ही कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेना होता है, ठीक है? अगर आपको क्लाइंट परमिशन देता है तभी आप उसकी कोई बात आगे कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं देता तो आप उसको आगे उसकी बात नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप जो भी मतलब ट्रीटमेंट के अलावा आप उसकी कोई भी बात आगे इधर-उधर नहीं कर सकते, वो भी जब कंसेंट होगा उसका तब, ठीक है? फिर आ जाता है प्रोफ़ेशनल बाउंड्रीज़। प्रोफ़ेशनल बाउंड्रीज़ क्या हैं? अच्छा, ये लिमिट्स होती हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को, ठीक है? आप ये इंश्योर करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो प्रोफ़ेशनल और रिस्पेक्टफुल रहे, ठीक है? और थेरेपी गोल्स के ऊपर ही उसका फ़ोकस हो, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफ़ेशनल बाउंड्री क्यों ज़रूरी है? बाउंड्रीज़ मेंटेन करने से जो है हेल्प होती है कि क्लाइंट को हार्म और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने में, उसकी प्रोफ़ेशनलिज़्म, जो थेरेपिस्ट है उसकी प्रोफ़ेशनलिज़्म मेंटेन करने में, ठीक है? रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करने में और एथिकल प्रैक्टिस को इंश्योर करने में। तो बाउंड्रीज़ ना होने से जो है क्लाइंट थेरेपिस्ट के रिलेशनशिप जो है वो अनप्रोफ़ेशनल या हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल थेरेपिस्ट को एक प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए और क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल होने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? लाइक बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना या फ्रेंडशिप करना या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, ठीक है? इससे जो थेरेपिस्ट है उसको चाहिए कि वो ना करे ये चीज़ें, ठीक है? उसको प्रोफ़ेशनल बाउंड्रीज़ जो है वो इससे हार्म हो सकती हैं, ठीक है? और साथ ही जो थेरेपिस्ट है उसको चाहिए कि वो एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेंटेन रखे अपने और क्लाइंट के दरमियान में, ठीक है? और कोई भी ऐसा बिहेवियर जिससे कि क्लाइंट अनकंफर्टेबल फ़ील करे उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर आ जाता है आपके पास बाउंड्री वायलेशन। बाउंड्री वायलेशन क्या है? अब ये तब अकर होते हैं जब एक थेरेपिस्ट प्रोफेशनल लिमिट्स को क्रॉस करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट के साथ पर्सनल या रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना, ठीक है? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बगैर परमिशन के आप जो है वो शेयर कर दें किसी के साथ या आप फ़ेवरेटिज़्म शो करें, ठीक है? क्लाइंट की जो पर्सनल लाइफ़ है उसमें आप ओवरली इन्वॉल्व होना शुरू कर दें, ठीक है? तो इस तरह जो है वो इस तरह के एक्शन जो है वो अनएथिकल होते हैं, ठीक है? और क्लाइंट को हार्म कर सकते हैं, तो आपने इस चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? फिर आ जाता है आपने मैनेजिंग एथिकल डायलेमास। अब अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में थेरेपिस्ट के लिए डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ऐसे में क्या होगा, इसे हम एथिकल डायलेमास कहते हैं, ठीक है? इस चीज़ को जब क्लाइंट की डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? या उसको समझ ना आ रही हो। तो इनको मैनेज करने के लिए जो थेरेपिस्ट है उसे प्रोफ़ेशनल गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी चाहिए। सीनियर प्रोफ़ेशनल्स के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है? क्लाइंट की बेस्ट इंटरेस्ट को जो है वो कंसीडर करना चाहिए, ठीक है? ऑनेस्टी और फेयरनेस को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? तो इस जो डायलेमास हैं उसको हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मस्ट हर सिचुएशन में एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, ठीक है? अब प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है, क्लाइंट के राइट और डिग्निटी को की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? सेफ और इफेक्टिव केयर जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट फुली जो कम्युनिकेशन है वो करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लाइंट एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफ़र करता है तो थेरेपिस्ट जो है उसको चाहिए कि वो पोलाइटली उसे रिफ्यूज़ करे, ठीक है? और प्रोफ़ेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखते हुए जो है वो उसको चाहिए कि वो फ़ेवरेटिज़्म को अवॉइड करे, ठीक है? तो जब वो पोलाइटली उसका रिफ्यूज़ करेगा तो उससे जो है वो जो क्लाइंट है वो हर्ट भी नहीं होगा और उसको समझ भी आ जाएगी बात, ठीक है? फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अच्छा, एथिकल प्रैक्टिस और जो बाउंड्रीज़ हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि जो आपकी थेरेपी होगी वो सेफ़ होगी, रिस्पेक्टफुल होगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि वो प्रोफ़ेशनल होगी, ठीक है? अब क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों को जो है वो प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रस्ट को मेंटेन करने में जो है वो हेल्प होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास
कल्चरल सेंसिटिविटी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, इसका मतलब है कि ऐसे क्लाइंट्स जो जिनकी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, उनसे बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, उनके बिलीव्स अलग होते हैं, ट्रेडिशंस उनके अलग होते हैं, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल अलग होता है, ठीक है? उनको अंडरस्टैंड करना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनको वैल्यू करना, ठीक है? कल्चरल सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है? अब ये इंश्योर करता है कि थेरेपी जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए एप्रोप्रिएट, रिस्पेक्टफुल और जो है मीनिंगफुल हो, ठीक है? तो कल्चर क्या है? बेसिकली कल्चर में एक इंसान के बिलीव्स, उसके वैल्यूज़, उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम्स, उसके फैमिली रोल्स, इवन कि उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो भी आ जाता है, ठीक है? तो जो कल्चर है वो एक इंसान की थिंकिंग को, उसके बिहेवियर को, कम्युनिकेशन को, ठीक है? कि कैसे वो ऑक्यूपेशंस को या अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं, ठीक है? तो कल्चरल सेंसिटिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे थेरेपिस्ट की हेल्प होती है क्लाइंट और उसकी फैमिली के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है? क्लाइंट की नीड्स और प्रेफ़रेंसेस को अंडरस्टैंड करने में, मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस प्रोवाइड करने में और मिसअंडरस्टैंडिंग या जो डिसरिस्पेक्ट है उसको अवॉइड करने में भी हेल्प होती है, ठीक है? तब जब थेरेपिस्ट कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? तो मोर लाइकली है कि क्लाइंट जो है वो ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करे और उससे बेनिफिट होगा, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। अच्छा, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में का जो है वो कल्चर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है? अच्छा, कल्चर जो है वो आपके कि किस तरह आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? जैसे आप खाना खाना आपका कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? इवन कि आपके डिशेज़ भी चेंज होते हैं। आपकी हैबिट्स, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है और जो सोशल इंटरैक्शन है वो भी अक्रॉस कल्चर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ कल्चर्स में जो है वो फैमिली मेंबर्स डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है? जबकि दूसरे कल्चर्स में लोग जो है वो इंडिपेंडेंस को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने से थेरेपिस्ट एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन प्लान जो है वो कर सकता है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कम्युनिकेशन एंड कल्चर। अब इस तरह लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ठीक है, कल्चर में डिफ़र करते हैं। कुछ क्लाइंट्स जो है वो थेरेपिस्ट की लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है? तो फिर डिफरेंट स्टाइल में वो या जो है वो बोल रहे होते हैं, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए ताकि क्लाइंट जो है वो उसको समझ सके, ठीक है? उसके कम्युनिकेशन स्टाइल्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है? अगर कहीं पे ज़रूरी है तो क्लाइंट को या थेरेपिस्ट को जो है वो उसकी क्लाइंट की बात नहीं समझ आ रही, ठीक है? तो इंटरप्रेटर्स भी वो यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए। देन आ जाता है आपके पास रिस्पेक्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ठीक है? ये हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि आपने उनकी वैल्यूज़ को, उनकी बिलीव्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? क्लाइंट अपने लिए अपनी हेल्थ, इलनेस वग़ैरह के लिए के बारे में जो चॉइस रखते हैं, थेरेपिस्ट को जो है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? और अपने व्यूज़ को उन पे फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे कुछ क्लाइंट्स थेरेपी के साथ-साथ ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स को भी प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को क्लाइंट के साथ काम करके एक बैलेंस्ड अप्रोच क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास फैमिली एंड सोशल रोल्स। अच्छा, बहुत से कल्चर्स में ऐसा होता है कि फैमिली केयर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो डिसीजंस इंडिविजुअल की बजाय आप यहाँ पे फैमिली जो है वो कर रही होती है, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि जब एप्रोप्रिएट हो तब फैमिली मेंबर्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, ठीक है? और क्लाइंट को सपोर्ट करने में, ठीक है, उनके रोल को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वो एहतियात करें यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास अडैप्टिंग इंटरवेंशंस। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटरवेंशंस को अडैप्ट करना है ताकि जो है आप क्लाइंट की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करें, ठीक है। आप उन चीज़ों को मैच करें। अच्छा, जैसे फ़ैमिलियर डेली एक्टिविटीज़ यूज़ करना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। थेरेपी शेड्यूल्स को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द कल्चरल रूटीन्स। अब इससे जो थेरेपी है वो और रेलेवेंट और इफ़ेक्टिव हो जाएगी, ठीक है? यानी कि आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटरवेंशंस को क्लाइंट के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ अडैप्ट करना है, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास कल्चरल बायसनेस को आपने अवॉइड करना है, ठीक है?
अब कल्चर बायस कब आते हैं, जब थेरेपिस्ट अपने बिलीव्स की बेस पे जो क्लाइंट है उसको जज करेगा। इसकी वजह से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पुअर केयर होगी, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है? असम्पशन्स को अवॉइड करना चाहिए। हर क्लाइंट को जो है एज़ यूनिक पर्सन ट्रीट करना है, ठीक है? एज़ अ होल पर्सन आपने एक क्लाइंट को देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थेरेपिस्ट एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है? जो कि स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो टाइमिंग्स को ऐसे एडजस्ट करे कि वो अपने प्रेयर टाइम्स की रिस्पेक्ट करे, ठीक है? इससे जो है वो क्लाइंट रिस्पेक्टेड और कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपिस्ट को कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्लाइंट्स और फैमिलीज़ के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, कल्चरल जो नीड्स हैं उनको थेरेपी के अकॉर्डिंग अडैप्ट करना चाहिए, ठीक है? इक्वलिटी या फिर इंक्लूजन जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक हो गया? देन आ जाता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट एंड केस लोड हैंडलिंग इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, ये जो टाइम मैनेजमेंट और लोड हैंडलिंग है, ये थेरेपिस्ट की हेल्प करते हैं कि वो एफिशिएंटली काम करें, क्वालिटी केयर जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करें और मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करें विदाउट स्ट्रेस, ठीक है? गुड मैनेजमेंट से ये इंश्योर होगा कि हर क्लाइंट को प्रॉपर अटेंशन और थेरेपी टाइम जो है वो टाइम टाइम पे रिसीव होगी, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? मतलब कि प्लानिंग और टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, ठीक है? ताकि टास्क को ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट किया जा सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इससे क्या-क्या बैलेंस करना चाहिए? क्लाइंट के सेशंस को, डॉक्यूमेंटेशन को, असेसमेंट को, प्लानिंग को, ठीक है? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यानी कि जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है उससे थेरेपिस्ट की हेल्प होगी कि कोई भी डिलेज़ अवॉइड करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने में, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं? सबसे पहले तो आपने प्लानिंग द डे, ठीक है? थेरेपिस्ट को एडवांस में ही जो है वो अपनी डेली शेड्यूल को प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है? इसमें आ जाता है कि थेरेपी सेशन के लिए टाइम फिक्स करना, डॉक्यूमेंटेशन और जो ब्रेक्स हैं उनको फिक्स करना, ठीक है? एक क्लियर प्लान होने से क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, ठीक है? और कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी अवॉइड होगी, ठीक है? फिर आपने क्या करना है टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है? अच्छा सब टास्क जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है? पहले थेरेपिस्ट को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क पे फ़ोकस करना चाहिए जैसे कि क्लाइंट के सेशंस पे और क्रिटिकल डॉक्यूमेंटेशन जो है उस पे, ठीक है? फिर आ जाता है आपने रियलिस्टिक गोल सेट करने, ठीक है? जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने टास्क प्लान करना है, ठीक है? जितना आप स्केड्यूल को ओवरलोड करेंगे तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है? और इनकम्प्लीट काम होगा। तो आपने इस चीज़ को रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, ठीक है? ताकि आपका जो है टाइम बचे। आपने क्या करनी है डिस्ट्रैक्शंस उसको अवॉइड करना है, ठीक है? जब आप अननेसेसरी इंटरप्शंस के काम को कम कर देंगे तो उससे जो थेरेपिस्ट है वो फ़ोकस्ड रहेगा और टास्क को जो है वो इफ़ेक्टिवली या एफ़िशिएंटली कंप्लीट कर सकेगा, ठीक है? फिर आ जाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने बनानी है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन रेगुलरली आप बनाते रहेंगे तो क्या होगा कि आप को बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकेंगे, ठीक है? बैकलॉग नहीं होगा उसको आप अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है? तो जब आप सेशन के फ़ौरन बाद ही आप अपने नोट्स रेडी कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचता जाता रहेगा, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास केस लोड। केस लोड क्या है? इसका मतलब है कि गिवन टाइम में जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास असाइन हुए हैं, ठीक है? या थेरेपिस्ट के पास असाइन हुए हैं वो, ठीक है? अब केस लोड मैनेजमेंट का मतलब है कि जो क्वालिटी केयर आप मेंटेन करते हुए मल्टीपल क्लाइंट्स को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? केस लोड मैनेजमेंट ये होता है। फिर है केस लोड हैंडलिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कैसे? मतलब क्लाइंट को उनकी नीड्स और प्रायोरिटीज़ की बेस पे आपने ऑर्गेनाइज़ और मैनेज करना होता है, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को लाज़मी मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए सेशंस शेड्यूल करने चाहिए, ठीक है? इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रीटमेंट प्लान करने चाहिए, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए और रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? तो इससे टाइमली और इफ़ेक्टिव थेरेपी जो है वो इंश्योर होगी।
फिर आ जाते हैं हमारे पास केस लोड को कौन-कौन से फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेटिंग पे, ठीक है? वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में काम कर रहे हैं या क्लिनिक में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो क्लाइंट की कंडीशन की सीवियरिटी पर आपने फ़ोकस करना होता है और हर सेशन के लिए जो है कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, इस पे आपने फ़ोकस करना है और अवेलेबल रिसोर्सेज़ आपके पास क्या-क्या हैं, ठीक है? इस चीज़ पे आ जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास स्ट्रेटजीज़ फॉर केस लोड मैनेजमेंट। आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना है क्लाइंट को, ठीक है? ऐसे क्लाइंट जिनकी जो है वो अर्जेंट और सीवियर कंडीशंस हैं, आपने उनको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? इससे ये इंश्योर होगा कि ऐसे क्लाइंट जिन्हें इमीडिएट केयर चाहिए, ठीक है? उनके लिए उन्हें आपने पहले ट्रीट करना है, ठीक है? और फिर आ जाता है आपके पास शेड्यूलिंग एफिशिएंटली। ऐसे शेड्यूल अरेंज करना कि उससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? टाइम वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो। सिमिलर केसेस की आप जैसे कि ग्रुपिंग कर दें या नियर बाय सेशंस जो हैं जिससे इफेक्टिवली आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आ जाता है आपके पास डेलीगेशन, ठीक है? अब कुछ टास्क आप डेलीगेट कर देते हैं टू अपने असिस्टेंट्स या सपोर्ट स्टाफ को, ठीक है? जैसे कि इक्विपमेंट को सेट सेट करना हो गया, बेसिक सुपरविज़न, तो इससे जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर आ जाती है आपके पास ग्रुप थेरेपी, ठीक है? अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि जब भी ज़रूरी हो आपने ग्रुप सेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स को आप एक एट अ टाइम ही टाइम मैनेज कर सकें, ठीक है? आप एट अ टाइम उनको देख लेते हैं तो आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है? यानी कि स्पेशली स्कूल्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो है ये चीज़ ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास रेगुलर मॉनिटरिंग। अच्छा, रेगुलरली क्लाइंट्स की प्रोग्रेस को आपने रिव्यू करना है, ठीक है? करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फिर क्या करना है, ट्रीटमेंट को प्लान को एडजस्ट करना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं केस लोड और टाइम में। अच्छा, हाई नंबर ऑफ क्लाइंट्स, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, ठीक है? सबसे पहली चैलेंज आ जाती है आपके पास कि क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, टाइम आपके पास लिमिट होता है, डॉक्यूमेंटेशन का लोड होता है आपके पास। आप कभी-कभी ऐसा होता है कि स्केड्यूल में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आ जाते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी से जो है आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। देन जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो है केस प्रोटेक्शन बाय इंटर्न्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, इंटर्न्स को अलाउ करता है कि वो क्लाइंट के केयर को स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करें, ठीक है? जिससे उनकी असेसमेंट, उनकी इंटरवेंशन और क्लिनिकल रीजनिंग जो है वो उसमें अंडरस्टैंडिंग शो होगी, ठीक है? अब इसके थ्रू इंटर्न्स अपने अंदर कम्युनिकेशन को, अपनी एनालिसिस को, एक डॉक्यूमेंटेशन को और प्रोफेशनल जो कॉन्फिडेंस है उनका, उनकी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? साथ ही ये कि सुपरवाइज़र्स के लिए एक ज़रिया है, ठीक है? जिससे कि वो इंटर्न की लर्निंग और उनकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है? अब इसका पर्पस क्या है कि क्लाइंट की जो अ डिटेल कर देते हैं, ठीक है? उनकी कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है? क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको क्लियरली ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल केसेस पे जो है वो उनका थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे वो अप्लाई कर रहे हैं, वो पर्पस है इसका। वो क्लिनिकल रीज़निंग को इम्प्रूव करना, सुपरवाइज़र्स और टीम मेंबर्स के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ठीक है? ये सारी जो है वो पर्पस है, ठीक है? फिर ये कि एक इंटर्न की हेल्प करता है कि वो ये लर्न करने में कि कैसे एक प्रोफ़ेशनल थेरेपिस्ट की तरह वो सोचें, ठीक है? ये भी इसका पर्पस है, ठीक है? कि वो उनको इंटर्न की ये हेल्प कर रहे होते हैं प्रोफ़ेशनल थेरेपिस्ट की तरह सोचने में। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ केस प्रेजेंटेशन। अच्छा, आप जो है वो जब केस प्रेज़ेंट कर रहे होंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करना है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्लाइंट का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो इंटर्न है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट लेगा, ठीक है? क्लाइंट के बारे में, जैसे कि उसकी ऐज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका डायग्नोसिस वगैरह, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। फिर आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने हमेशा इस चीज़ में मेंटेन रखना है, ठीक है? पर्सनल आइडेंटिफाइंग डिटेल्स को आपने अवॉइड करना है, ठीक है? देन आपने इंट्रो के बाद चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है क्लाइंट की, ठीक है? मेजर कंप्लेंट्स जो होती हैं। अब इस सेक्शन में आपने मेन कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स जो है वो लिखनी है जो कि क्लाइंट को या फिर फैमिली जो है वो रिपोर्ट कर रही है, ठीक है? अब वो डिफरेंट जो क्लाइंट डेली लाइफ में डिफ़िकल्टी जो फेस कर रहा होता है, ठीक है? वो चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी। देन आपने क्या करना है कि प्रेज़ेंट इलनेस जो है उसकी हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है? अब आपने इंटर्न एक्सप्लेन करेगा कि कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ऑनसेट कब हुआ था, ठीक है? और ओवर टाइम उसकी प्रोग्रेस क्या थी, उसका ड्यूरेशन क्या था, उसकी प्रीवियस कोई ट्रीटमेंट अगर क्लाइंट ने ली हुई है, ठीक है? वो सारी चीज़ें डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएँगी।
फिर आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब इसमें कोई भी प्रीवियस इलनेस हुई हो, सर्जरी हुई हो या कोई कंडीशन जो करंट सिचुएशन को अफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपने क्लाइंट की ऑक्यूपेशनल प्रोफ़ाइल प्रोफ़ाइल, ठीक है? ये क्लाइंट की डेली लाइफ़, रोज़, उसके रूटीन्स और उसके इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इसमें क्या-क्या आ जाएगी, उसकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, उसका वर्क है या स्कूल है, ठीक है? उसका स्टेटस वो उस चीज़ का आ जाएगा, सोशल पार्टिसिपेशन और पर्सनल गोल्स जो हैं वो चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? इसमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी कि क्लाइंट के लिए क्या मीनिंगफुल है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास असेसमेंट फाइंडिंग्स। अच्छा, इवैल्यूएशन के दौरान जो असेसमेंट हुई हैं इंटर्न उसका रिज़ल्ट जो है वो प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? इसमें आ जाएगा फिज़िकल असेसमेंट, कॉग्निटिव हो गई, सेंसरी हो गई, एडीएल परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? अच्छा, फाइंडिंग क्लियरली एक्सप्लेन होनी चाहिए और क्लाइंट जो है वो क्लाइंट के फंक्शनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? फिर आ जाता है आपने प्रॉब्लम लिस्ट करनी है। अच्छा, असेसमेंट के ऊपर बेस करते हुए इंटर्न जो है वो कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करेगा जो कि क्लाइंट की डेली एक्टिविटीज़ को, लाइफ़ एक्टिविटीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? ये स्पेसिफ़िक और रेलेवेंट प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है गोल सेटिंग। अच्छा, क्लाइंट की नीड के ऊपर बेस करते हुए आपने गोल सेट करने हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म जो है भी हो सकते हैं गोल, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लाइक के उनका आप हैंड मूवमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? और लॉन्ग टर्म ये कि आपने डेली एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स ये मतलब है। फिर आ जाता है आपके पास कि आपने इंटरवेंशन प्लान करना है, ठीक है? अब ट्रीटमेंट प्लान पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अब ये सेक्शन जो है वो क्लाइंट के लिए कि कैसे थेरेपी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन-सी टाइप की एक्टिविटीज़ आप उसको दे रहे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन सेशन का क्या है? यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज़ कौन-कौन से यूज़ किए? होम प्रोग्राम, ठीक है? ये सारी प्लानिंग आ जाती है इसमें। फिर आ जाता है आपके पास प्रोग्रेस एंड आउटकम। अच्छा, ओवर टाइम जो क्लाइंट में प्रोग्रेस कोई है, इंटर्न उसे जो है वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है? उसकी इम्प्रूवमेंट चैलेंजेज़ और कोई भी चैलेंजेज़ जो कि ट्रीटमेंट प्लान में उसके दौरान आई थी उसमें, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देन लास्ट में आपने क्या करना है फिर कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? ये सारा हमने स्ट्रक्चर देखा है कि किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अच्छा, लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन आपकी एक केस की समरी के साथ एंड होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें आप आउटकम्स और की लर्निंग पॉइंट्स हाइलाइट करने होते हैं। फिर आ जाता है आपके पास प्रेज़ेंटेशन स्किल फॉर इंटर्न्स। अच्छा, वो एक क्लियर, ऑर्गनाइज़्ड और कॉन्फिडेंट मैनर में प्रेज़ेंट होना चाहिए, ठीक है? और जो आपका केस है। फिर सिंपल और प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। आपने आई कॉन्टैक्ट जो है वो क्लाइंट के साथ मेंटेन रखना है, ठीक है? ये स्किल्स हैं जो कि इंटर्न को फ़ोकस करना है जिन पे। स्पीक क्लियरली, ठीक है? और आंसर जो है वो आपने क्वेश्चंस की क्लियरली प्रोवाइड करने हैं। देन आ जाता है आपके पास सुपरवाइज़र फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्या आपका इस वीक का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? अब सुपरवाइज़र फीडबैक क्या है? ये गाइडेंस और इवैल्यूएशन को होती है जो कि इंटर्न परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो सुपरवाइज़र उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? फीडबैक ये होती है। तो अब इसमें कमेंट्स किस-किस चीज़ पर जो है वो आएँगे, क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन जो क्लाइंट्स के साथ इंटर्न कर रहा होता है, उसके ऊपर कमेंट करेगा सुपरवाइज़र उसको। असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है उसके ऊपर और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है? इससे इंटर्न को पता लगेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जहाँ पे वो बेस्ट कर रहा है और कौन-कौन सी चीज़ें जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फीडबैक की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। एक आ जाता है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक में इंटर्न की स्ट्रेंथ को हाइलाइट करना, ठीक है? उसे मोटिवेट करना, उसे और कॉन्फिडेंस जो है वो उसका बिल्ड करना, ठीक है? लाइक सुपरवाइज़र उसे ये जो क्लाइंट है उसको कहे कि क्लाइंट के साथ जब इंटर्न बात कर रहा था तो उसको कहता है सुपरवाइज़र कि आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है? वो उसको एप्रिशिएट करता है, ठीक है? सेशन को अच्छे से हैंडल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव फीडबैक में आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपके पास कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब इसका फ़ोकस कौन से एरिया पे है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? ये सपोर्टिव वे में आपने जो है वो अपने इंटर्न को प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है? और ताकि वो उससे सीखे, उससे ग्रो करे, ठीक है? लाइक सुपरवाइज़र उससे सजेस्ट करे कि डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करने के बारे में या फिर सेशन के दौरान जो है वो ज़्यादा या और ऑर्गेनाइज़ होने के बारे में, ठीक है? तो वो यहाँ पे उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है, इस तरह का।
फिर आ जाता है आपके पास कि सुपरवाइज़र के फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? इससे आपकी क्लिनिकल स्किल्स इम्प्रूव होंगी, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है? अर्ली मिस्टेक जो है वो करेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? जैसे ही आपकी कोई मिस्टेक होगी एकदम से वो करेक्ट करवाएगा आपको सुपरवाइज़र, ठीक है? उस वो मिस्टेक आपकी पक्की नहीं होगी यानी कि, ठीक है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आपको गाइड करेगा वो, ठीक है? अगर उसे फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि वो उस सेम मिस्टेक को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है? तो उससे जो है वो आगे फिर जाके वो उसी मिस्टेक को बार-बार करता जाता है। तो इस वज़ह से जो है वो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आ जाता है आपके पास इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब इसमें एक इंसान अपनी खुद की परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है ताकि सीखे और उसको इम्प्रूव करे, ठीक है? अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना अपने ऊपर, ठीक है? जैसे मैंने क्या बेहतर किया, मैंने क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैंने जो है वो इस सेशन से क्या सीखा, ठीक है? सेशन के बाद अपना जो थेरेपिस्ट है, सॉरी इंटर्न है, वो ये चीज़ें रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है? कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अच्छी की हैं, मुझे क्या चीज़ इस सेशन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी या फिर मुझे जो है वो क्या चीज़ मैंने इस सेशन से सीखी है, ठीक है? अब रिफ्लेक्शन से जो है वो जो इंटर्न है या जो थेरेपिस्ट है वो सेल्फ अवेयर होगा, ठीक है? और इंडिपेंडेंट लर्नर बन सकता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन पहली टाइप है। एक्टिविटी या सेशन के बाद ये जो है आता है, ठीक है? अगर ये कब होता है, एक्टिविटी जब आपकी हो जाती है, ये सेशन जब आप ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अब इंटर्न रिव्यू करता है कि क्या-क्या चीज़ें उसने की है, उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? अब ये चीज़ें वो थिंक करेगा, ठीक है? यानी कि सेशन के बाद। फिर आ जाता है आपके पास रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कि एक्टिविटी के दौरान जो है वो आप अपने ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? क्लाइंट के साथ जो है वो काम करते हुए या फिर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने में, ठीक है? तो यानी कि एक जो थी आपकी सेशन के बाद रिफ्लेक्शन और एक जो है वो आपकी एक्शन के दौरान जो आपका रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है? ये 2 टाइप्स हैं इसकी। फिर आ जाता है आपके पास रिफ्लेक्शन प्रोसेस। अब इसमें आ जाता है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज़ करना, ठीक है? कि क्या हुआ है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर सेशंस में जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए प्लानिंग करना, ठीक है? इस प्रोसेस से इंटर्न की क्लिनिकल रीज़निंग और जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है? देन आ जाते हैं आपके पास सुपरवाइज़र का क्या रोल है रिफ्लेक्शन में। अच्छा, इंटर्न को उसकी प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्शन के लिए सुपरवाइज़र उसे जो है वो गाइड करेगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे, उनसे डिस्कशन को उनकी इनकरेज करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर क्रिटिकली थिंक करें, ठीक है? इससे जो है वो उनको सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उनके लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर्न थेरेपी कंडक्ट करता है और उनके जो टाइम मैनेजमेंट में वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो सुपरवाइज़र जो है उसे फीडबैक देगा कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करे या उसको इम्प्रूव करे, ठीक है? तो अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो क्लाइंट जो है वो इंटर्न जो है वो सेशन पे रिफ्लेक्ट करेगा और नेक्स्ट सेशन प्लान को जो है वो बेटर प्लान करेगा, ठीक है? या नेक्स्ट इंटरवेंशन को बेटर प्लान करेगा, ठीक है? अब इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? फीडबैक और रिफ्लेक्शन की कि आपकी जो इंटर्न है उसकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है? उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो एनहांस होगी और जो क्लाइंट के साथ उसका केयर है, क्लाइंट की केयर वो जो है वो उसको बेटर प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है?